नमस्कार, जन मीडिया न्यूज़ से मैं कमलेश और हमारे साथ हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार प्रणव कुमार चौधरी। जैसे हर घनी रात के बाद सुबह बहुत आनंद देती है, उसी तरह आज ओलंपिक में भारत ने कांस्य पदक जीतकर इस देश के लोगों के मन में आशा का संचार जगाया। कल का दिन ओलंपिक में बहुत ख़राब था, खासकर विनेश फोगाट को जिस तरह से बाहर किया गया फाइनल से, उससे पूरे भारत के लोगों का दिल टूटा था। लेकिन आज भारत ने कांस्य पदक जीतकर हॉकी में अभी खबर आई, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि भारत ने स्पेन को 2-1 से पराजित कर कांस्य पदक पर कब्जा कर लिया। कैसा लग रहा है इस माहौल में यह खबर सुनना? ज़बरदस्त, कुछ सुखद एहसास हो रहा है कि कल पूरे दिन भर जो फोगाट का रहा कंट्रोवर्सी टिल उसके रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट तक, हमको लगता है कि सारे लोग गमगीन मुद्रा में थे और सब जगह बहुत स्थिति खराब थी। तो कुछ आशा बनी है, अभी और बनना है। हमको लगता है चोपड़ा जी का भी काफ़ी उम्मीद है। हाँ बिल्कुल, कि आज देर रात उनका मैच है, देर रात मैच है, 11:30-12 बजे मैच है। अब देखिए, हो सकता है कि जीत भी जाएं और स्वर्ण पदक ले आवें, तो बिहार इंडिया के लिए तो पहली बार होगा कि बिल्कुल जो होगा। और सबसे बड़ी हमारे राज्य का दुर्भाग्य ये देख लीजिए कि हमारे यहाँ मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से हमारे यहाँ एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता, वो कह रहे हैं कि विनेश फोगाट जो है वो बिहार की है। तो अब सवाल है, इस तरह के सिचुएशन में जब खेल मंत्री का ये हाल है तो तकनीकी मंत्री का क्या हाल होगा? बिल्कुल, बिजली मंत्री का क्या हाल होगा? और यही राजद के एक प्रवक्ता थे, जब याद होगा चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था, तो हमारे राजद के जो मुख्य प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा था कि नासा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो चंद्रयान हम लोग के इसरो कहने के बजाय या इसरो के बारे में जानकारी नहीं होगी तो उन्होंने नासा को थैंक्स दे दिया था। बिल्कुल। तो वही हाल अभी तो बहुत खराब स्थिति इसलिए है कि विनेश फोगाट के बारे में अगर आपकी अनभिज्ञता है, नहीं जानते हैं, तो इसका कोई राइट नहीं है आपको खेल मंत्री रहने का। और ये शर्मनाक बिहार के लिए, भारतवर्ष के लिए भी है कि समूचे पार्लियामेंट में, समूचे देश में बच्चा वर्ल्ड में, इनफैक्ट ये पहली घटना है इतना सालों के बाद कि एक प्रोटेस्ट जाहिर किया गया है, इसकी जांच हो रही है, उस बीच में वो कह रहे हैं कि बिहार की है। अब इस स्थिति में पूरे चीज़ों से अनभिज्ञ है, कुछ बोलना है कि प्रतिक्रिया देनी है, क्योंकि आजकल तो खाली प्रतिक्रिया चल रही है, तो उसी प्रतिक्रिया देने में ये लगता है गलती से बोल गए। अब क्या है गलती? हाँ बिल्कुल। लेकिन ओलंपिक से जुड़ी एक और खबर आई, थोड़ी विचलित करने वाली, बहुत विचलित अंतिम पंगाल वाली खबर है, जिसने मतलब क्या उनके मन में आया कि उन्होंने अपना कार्ड अपनी बहन को दे दिया और इसके चलते उनको ओलंपिक से निर्वासित, मतलब एक तरह से निर्वासित ही कर दिया गया। ओलंपिक से निर्वासित नहीं किया, उनको खेल गांव से निकाला गया। आपको आई कार्ड दिया जाता है, वो हार गई अपना मैच हारने के बाद वो बाहर निकल गए और अपना आई कार्ड अपनी बहन को दे दी, और अपनी आई कार्ड बहन को देने के बाद खेल गांव में कहती है कि अपना सामान मेरा ले आना जरा। ये तो गलत, ये तो घर का, ये मोहल्ला टोला और स्टेट लेवल का नहीं ना है कि जाके मेरे रूम से सामान ले लेना। पूरा इंटरनेशनल सिक्योरिटी और बाकी एक सिस्टम होता है, इसी बेसिस पर उनको कर दिया। ये रिपोर्ट बड़ा शर्मनाक है कि इंडिया में कम से कम इस तरह का बात नहीं आना चाहिए, और इस तरह की बातें थोड़ा विचलित करती हैं यहाँ के लोगों को कि क्या हमारा परफॉर्मेंस वो भी पेरिस में हो रहा है। बिल्कुल, ये बहुत दिक्कत है। हम इंडिया में करते हैं वो तो शर्मनाक है ही, बाहर जाके हम क्या मैसेज दे रहे हैं, ये बहुत गलती है। तो खैर, अभी 2 ऐसे मुकाबले बाकी हैं जिनमें भारत को पदक की बहुत उम्मीद है। एक तो अमित एक पहलवानी में, कुश्ती में अभी सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, और दूसरे नीरज चोपड़ा। दोनों से हम लोगों को पदक की बहुत उम्मीद है। लेकिन इस मामले पर आगे और बात करने से पहले थोड़ा हम लोग बिहार की चर्चा कर लेते हैं। बिहार में एक नई मतलब एक नए घटनाक्रम के तहत अब ये पता चला है कि जो शहाबुद्दीन जी की पत्नी है हिना शहाब, वो फिर वापस राजद में आ रही है। मतलब लगभग तय हो गया है, ऑलमोस्ट तय हो गया, औपचारिक घोषणा बाकी है हमको लगता है। और कल रात की बात है, ये कल रात की बात है। और एक राजद के एमएलसी हैं विनोद जायसवाल जी, उन्हीं के यहाँ लालू जी और तेजस्वी जी का मिलन हुआ। 1-1.5 घंटा बातचीत हुई। हिना साहिब थी, उनकी पुतोह थी, उनका बेटा ओसामा जो है वो भी था।
ये सारे लोगों के बीच मीटिंग हुई है और मीटिंग में ये लगभग तय है कि राजद में फिर से आएंगी और आगामी चुनाव को देखते हुए और प्रशांत किशोर के डर को भांपते हुए ये तीनों एंगल चल रहा है, क्योंकि इस पर तय था कि मुस्लिम का वोट बहुत कम मिला है, खास करके बाकी जगह भी, और सीमान में तो नहीं ही मिला है। इसीलिए कि अवध बिहारी चौधरी का जो राजद के प्रत्याशी थे सिवान से एमपी के लिए, उनका तीसरा पोजीशन था, तो उसको अगर मिलता उनको तो दोनों का वोट मिलता तो इतना कम मार्जिन से ये नहीं होता उनका हार। तो हमको लगता है एक तो वो, और दूसरी बात ये है कि अभी राज्यसभा की कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, उपचुनाव की बात कर रहे थे, तो हो सकता है उसके लिए भी वो हिना साहब पैरवी कर रही हों। और रघुनाथपुर एक कंस्टिट्यूंसी है जहाँ से उनका लड़का का या पुतोह का भी लड़ने का बात चल रहा है। ये रघुनाथपुर में सिवान में कंस्टिट्यूंसी है जहाँ से या इनकी बेटा या इनकी पुतोह मतलब हिना शाह की वही फैमिली के मिलन हुआ एक तरह से। और लेकिन एक हम बीच में टोकना चाहेंगे, ये शायद मुझे लगता है कि हाल के दिनों में पहला ऐसा मौका होगा कि किसी नेता को दल में शामिल करने के लिए उसके दरवाजे तक पहुंचे हो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, तो ऐसी क्या कहने पर पहुंचे हो तब ना तीसरे जगह मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका हश्र उन्होंने देख लिया पार्लियामेंट चुनाव में, जिसका वो रिस्क नहीं ले सकते हैं आज। ये अपनी गलती का एहसास हुआ, सीधी बात है, उनको गलती का एहसास हुआ। और अब जान लीजिए हिना साहब कंटेस्ट में थी, बिल्कुल नंबर 2 कंटेस्ट में थी, क्या लग रहा था कि अब जीत जाएंगे। उनको सब अपर कास्ट भी वोट दिया, मुसलमान तो दिया ही, प्लस और जितने जो शहाबुद्दीन के अपने बेनिफिशियरी वो लोग दिए ही। इसका असर को आकलन वो कम किए, सोचे कि नहीं हो सकेगा। जिस गलती का एहसास हुआ हमको लगता है कि राजद अपना किया। मुझे लगता है सिर्फ सिवान ही नहीं, सारण में भी और गोपालगंज भी तीनों जगह मुसलमानों का उस तरह से वोट नहीं मिला, और इसका एक मेजर कारण हिना साहब थी और शहाबुद्दीन के रहते हुए तीनों का कंट्रोल में वो रखते थे। बिल्कुल ये अपने कॉम को उनको कंट्रोल में रखते थे, चाहे वो। मुझे लगता है कि पहला कारण तो यह है कि सारण और सिवान में जो अल्पसंख्यक मत इनके बिखर रहे हैं उसको फिर समेटने का है, इसलिए थोड़ा सा खुशी की लहर है। ठीक है। और उनके जो प्रवक्ता है, लेकिन मुझे लगता है दूसरा कारण प्रशांत किशोर भी है। प्रशांत किशोर, मैंने कहा ना, प्रशांत किशोर ने डरा दिया पहले ही कि मुसलमान का 75% हम कर देंगे, तो एक है भी स्वाभाविक बात है। कुछ कांग्रेस में भी चला गया, कुछ इनको नहीं मिला, तो इनको नहीं मिला, इनको मिलता तो 4 सीट पर नहीं आ जाते ना। बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो खेला होता, लेकिन वो नहीं हो पाया, जिसके कारण वो प्रॉब्लम में फंस गई है। तो हमको लगता है ये खुशी की लहर है राजद के पूरे कौम में, और राजद इसकी तैयारी करेगा कम से कम उस इलाके में, गोपालगंज में, सिवान में और सारण में। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट सीट है जो कि हमको लगता है कि असेंबली में बहुत मैटर करेगा। और हालांकि अब तक हिना साहब की तरफ से राजद में वापस लौटने की कोई हरी झंडी दिखाई नहीं पड़ रही है। अब तक उनकी तरफ से कोई बयान इस तरह का नहीं है। कितना फीलर भेजा गया, एक बार कहाँ बात की वो। आज पटना आकर के और इस तरह के मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, ये पहले से तय हुआ तब ना। बिल्कुल। ये तो 15 के बाद जा ही रहे हैं पद यात्रा पर, अपना यात्रा निकालने के लिए। ये बात सही है कि वो नहीं बोली, लेकिन ये भी नहीं बोली कि ना नहीं की है। वो तो बता दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शक्ति सिंह यादव ने कह दिया कि विचारधारा तो उनकी है, चाहे वो इंडिपेंडेंट लड़े चाहे जैसे भी लड़े, हम लोग की पार्टी के हैं। और आज से नहीं, शहाबुद्दीन जी तो शुरू से ही हम लोग के साथ, मतलब जो होता है महिमा मंडित करना, तो वो चीज़ वो एहसास करके समझ रहे हैं चीज़ों को। और क्या, अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है ये, अगर ऐसा होता है। और अगर राज्यसभा के लिए भी बात चलाया जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि उनको टिकट दे ले, हारे जीते वो अलग बात है। अब प्लस असेंबली का भी सेट हुआ है, बेटा को टिकट या पुतों को टिकट मिलेगा, तो हमको लगता है कुछ बेटर हो इस आशा में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और खबर आज बहुत चर्चा में रही पूरे देश में बिहार से, कि वो जो बिहार का जो बांग्लादेश का बॉर्डर है किशनगंज के पास इस्लाम नगर है जो 15 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ 1000 बांग्लादेशी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें बीएसएफ के जवानों ने रोका और वापस भेजा। ये तो ऑफिशियल सूचना है आपको कि इस्लाम नगर में है, वहाँ 15 किलोमीटर की, हम लोग जानते ही हैं कि किशनगंज के 15 किलोमीटर से बॉर्डर शुरू हो जाता है, लेकिन ये तो ऑफिशियली आ रहे थे झुंड में, तो पकड़ के उनको वापस किया। इतना खेत खलिहान उधर से साइड से जो आ रहे हैं लोग, जहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? बिल्कुल। और इतने लोग आ रहे हैं, रोका जा रहा है, कहा जा रहा है, हर जगह बॉर्डर का सिक्योरिटी का ये ऐलान है कि आपको आने नहीं देना है। और वहाँ पर कम से कम बहुत सारे लोग बहुत
तरह जगहों से वेस्ट बंगाल से आते हैं, वेस्ट बंगाल से कैसे कैसे करके घुसते रहते हैं। पैदल चलने वाले बहुत हैं, मोटरी छोटरी ले जा करके, तो इसलिए ये रोका है। और ये हम समझ लीजिए कि ये घुसपैठियों का एक बड़ा सा दल जो है प्रयास लगा हुआ है कि अब वहाँ तो रुक नहीं रहा है। बिल्कुल वायलेंस नहीं, एकदम वायलेंस नहीं रुक रहा है और हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। टेक ओवर कर लिए, ऐलान किए हैं यूनुस साहब ने ऐलान किया है कि भाई शांति बनाए रखिए। तो वहाँ एक ये लहर भी है कि भाई कम से कम तुरंत जल्दी से ये होगी, चुनाव होगा और कैसे कैसे क्या करना है। असल में जिन उपद्रवी ताकतों के हाथ में आंदोलन की कमान चली गई है वहाँ, वो किसी की अपील से मानने वाले नहीं हैं, सीधी बात है। और दूसरी बात ये लग रही है कि बांग्लादेश में जो शांति प्रिय लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अगर बगल में भारत में घुस जाएंगे, वे चले जाएंगे तो कम से कम 2 जून की रोटी कमाने पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक चीज और भी है ना कि भारत के प्रति आक्रोश भी बढ़ रहा है कि क्यों आप हसीना को वहाँ रोके। ये वही तबका है और वो कह रहा है कि इनको वापस भेजिए, इनको गिरफ्तार करके भेजिए। हाँ, गिरफ्तार करके भेजिए। तो ये भी एक विद्रोह वाला मामला हो रहा है कि इंडिया क्यों उसका साथ दे रहा है। बिल्कुल। तो कूटनीतिक रूप से भी हमको लगता है कि देखिए क्या हो सकता है मामला। लगे हुए हैं लोग और जयशंकर जी लगे हुए हैं और ये अभी दिल्ली में ही हैं, वहाँ गई भी नहीं है अभी इंग्लैंड। अब कब तक रहेंगी, कितना अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो कहाँ जाएंगी और कहाँ अपना शरण जाएंगी। तो मिलेगा परमिशन तब न जाएंगी, अपने मन से नहीं चली जाएंगी। तो वो तो है, एक सिस्टम है, डेकोरम है। और किसी देश की प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री तो है नहीं, तो उसका पूरा सिस्टम है बना हुआ, प्रोटोकॉल सिस्टम बना हुआ। असलम होता है वहाँ पर। अगर इंग्लैंड में अगर मिल जाता है तो कम से कम 5 साल तो रह ही सकती हैं। उसके बाद अगर नहीं जाने लायक है तो उनको वहाँ का नागरिकता मिलेगा और जो फैसिलिटी है। ये तो बराबर होता रहा है। पाकिस्तान के सारे लोग तो इंग्लैंड में बसे। बिल्कुल। वो जो आपके इसके मुशर्रफ थे तो कहाँ थे, वो वहीं तो थे वो। जी। उसके पहले भी और जो लोग बेनज़ीर भी तो वहीं, सब वहीं पर टिकती है। वो अब बक्का असाइलम का एक है ब्रिटेन के साथ, जिसके कारण वहाँ लोग रहते हैं। तो अभी देखिए क्या होता है, इसका पटाक्षेप होना बहुत जरूरी है। एक और खबर आज चर्चा में रही बिहार में। बिहार के जो बिजली मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, उनके घर के बिजली के बिल को लेकर बहुत ज़्यादा काफ़ी चर्चा रही। क्या मामला बिल के मैंने समझ लीजिए कि मैं इससे जानता हूँ, जब से नीतीश सरकार है तब से विजेंद्र प्रसाद यादव जो सुपौल के एमएलए हैं, कद्दावर नेता हैं, जदयू के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं और अभी सबसे क्लोज और समझ लीजिए कि बहुत ही अनन्य मित्र हैं नीतीश कुमार जी के। दोनों साथी एज ग्रुप के हैं और इन्होंने जब से कमान संभाला है तो बिजली मंत्री ही रहे। दूसरा मंत्रालय इनको पार्लियामेंट्री अफेयर मिलता है तो मिलता है, नहीं तो यही रहे हैं और उनका डिपार्टमेंट कभी चेंज नहीं होता है। इतने कद्दावर नेता हैं और पिछले 18, 19, 20 साल से सिर्फ बिजली मंत्री हैं। भले स्टेट मिनिस्टर बदलता रहा है लेकिन ये रहे, कभी श्याम रजक हुआ करते थे, कभी हट गए, फिर कोई दूसरा, लेकिन ये अथावत है। इनके यहाँ बिजली पुराना मीटर, बाबा आदम का मीटर लगा हुआ है। दुनिया भर के लोगों को कह रहे हैं बिहार में कि प्रीपेड मीटर लगाइए, स्मार्ट मीटर। अब स्मार्ट में उसी को प्रीपेड कहते हैं, उसी को स्मार्ट कहते हैं। हम लोग के यहाँ तो ऐसे ही लगा हुआ है और हम लोग पहले ही पैसा देते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं वैसे देना है और नहीं दीजिएगा तो बिजली कट जाएगी आपको। लेकिन उनके यहाँ ये सिस्टम नहीं है। ठीक है, सरकारी मंत्री है, निवास है, लेकिन मैसेज क्या दे रहे हैं आप? 6.25 लाख बाकी है, कराया है। लास्ट बिल आप दी है दिसंबर 23 में। लास्ट बिल दिसंबर 23 का है। अब तक एक भी बिल का भुगतान नहीं हुआ है। जब पूछा गया आधिकारिक तौर पर के तो उन्होंने कहा कि बिजली मंत्री पैसा नहीं देते हैं, सरकार पैसा देती है। तो सरकार अगर ऐसे ही एक मंत्री के यहाँ 6-6 लाख बाकी रहेगा तो सरकार की क्या हाल होगी? और खास करके आप क्या मैसेज दे रहे हैं यहाँ को उपभोक्ता को? 42 लाख प्रीपेड मीटर बिहार में लग चुका है अब तक। अब सवाल ये है कि प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं लोग, आप उसको अपील भी कर रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ आप लगाए हुए पुराना वाला घूमने वाला। तो सवाल ये है कि वो 6.25 लाख ये आरटीआई का क्वेश्चन पूछा एक आदमी ने, जो सुपौल का कोसी का लड़का है, उसने पूछा, उसने पूछने का ये जवाब में ये आया है। तो सेक्रेटरी उनके डिफेंस में है कि मंत्री नहीं देते तो मंत्री का कोई लिमिट होगा ना भाई। तब तो हम 1 करोड़ दे दें, यहाँ कहें कि मंत्री कहे दे सरकार 1 करोड़ रुपया, 6.12 लाख रुपीस बाकी है। तो ये पैसा तो सरकार को ही देना है। जितने विभाग का है तो सरकार ही उस विभाग, नगर विकास मंत्रालय होता है,
ऊर्जा विभाग होता है, ये सारा को तो देता है उसी विभाग का लोग, नहीं दे रहा है। तब इसमें क्या नीतीश कुमार अब उसमें क्या कर सकते हैं? अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार ही एक समय कहे थे कि सबके यहाँ मीटर लगाइए। इवन ये डिसीजन हो चुका है कि मंत्री के यहाँ, एमएलए एमएलसी के यहाँ, एमपी के यहाँ, सबके यहाँ प्रीपेड मीटर लगाना है, जबकि इतना कम अभी लगा है, 42 लाख लगा है समूचे बिहार से प्रांत। तो ये एक तरह से लापरवाही की पराकाष्ठा है। नहीं, क्या कहेंगे दूसरे को ही भाई, दूसरे को कैसे आपको याद होगा उनका घर है कहाँ पर, हम लोग जानते हैं, जब वो सचिवालय से निकलते थे तो घर में कोना पहुंच चाय का दुकान तक हट गया था। उसी पर एक पत्रकार ने लिख दिया था, बड़ा अखबार ने, कि इनका तार से टोका लगा करके चाय बेचते रहता है। हंगामा हो गया था कि बिजली मंत्री का तार टोका फंसा कर कुछ चाय का दुकान वाला लगाया। क्या था नाम था, मुन्ना नाम था कि क्या नाम था, मुन्ना नाम था। बाद में इस पर हंगामा हुआ तो उसको हटाया उठाया गया, जो भी है। इस तरह का सिचुएशन है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक और खबर पर हम लोग बात कर ले। वक्फ बोर्ड को लेकर आज जो संसद में कानून आया वो जेपीसी के हवाले कर दिया गया, तो क्या ये लटक गया? हमको लगता है जेपीसी का हवाले उसका होगा भी पर्पस के तय करे ये, जबकि सब ओबीसी सब खिलाफ हैं, जनता को बांटने की, समुदाय को बांटने की नहीं हो सकता। माने आप जितना अपोजिशन है सब एक साथ हो गए, इसमें कोई दूसरा नहीं है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और जितने उद्धव ठाकरे, सारे लोग, आरएसपी, सीपीएम, सारे लोग। और इस पर काफ़ी अब ये तो ऐसा मामला है कि रुकने वाला तो है नहीं है। लेकिन मैं तो लोकसभा की जो डिबेट देख रहा था तो उसमें जनता दल यू ने भी सरकार का समर्थन किया वक्फ बोर्ड को लेकर। राजीव रंजन जी बहुत आक्रामक भाषण किए और तेलुगु देशम ने भी समर्थन किया सरकार का। तो मतलब हमको लगता है तेलुगु देशम आपको भूलना नहीं चाहिए, जदयू उनके पार्टनर है भाई। अभी तो पैसा दिया है इतना इनको, इसका मतलब है कि समर्थन है, था सरकार के पास समर्थन। वो कहाँ अपोज कर रहे हैं किसी बात में। लेकिन तब फिर क्यों जेपीसी के पास भेज दिया सरकार ने? तो बहुत हंगामा कर दिया ये लोग ना। किरण रिजिजू का ही ये वो था प्रस्ताव। जिस तरह से किरण रिजिजू ने अचानक कहा, उसे लगता है कि सरकार की प्लानिंग थी कि इसको जेपीसी के बाद पहले से इसको ब्रीफ किया हुआ था दोनों पार्टनर को, हमको तो यही लगता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से एजेंडा पे था कि आ जाना है, इसलिए आ जाना है, इसलिए पहले से था एजेंडा पर। अब इसमें देशव्यापी हमको लगता है कुछ न कुछ तो होगा ही, और काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है ना, ये मामूली बात नहीं है। और इस तरह की चीज़ों को अगर देखा जाए ठीक से तो ह्यूज, और समझ लीजिए कि एक तरह से उनके फाइनेंशियल पावर को भी आप कर्टेल कर रहे हैं, उसके अपने आधिपत्य को भी। उसमें शमशान है, उसमें बहुत तरह का मदरसा है, उसमें स्कूल चलता है, कॉलेज चलता है, उनका बहुत तरह का हिसाब किताब है। बहुत छोटे से चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। कहा कितना प्रॉपर्टी है कि 3 दिल्ली आ सकता है उसमें, 9 लाख, हाँ बहुत 9 लाख एकड़ गिनती करना मुश्किल है। तब इसको देखना होगा कैसे सरकार टैकल करती है और इसको कैसे लीगल उसमें लाती है। असल है लीगल रिव्यू, आप किसी को दे नहीं सकते, किसी को बेच नहीं सकते। बिल्कुल। वो जमीन जब है तो अल्लाह के नाम पर है, वो ऐसा नहीं कि किसी को दे दिए किसी को बेच दिए, जिसमें दिल्ली का सबसे बड़ा प्राइम लैंड भी उसी का है जैसा कि कहा जाता है। तब देखना है। तो उसी पर मध्य प्रदेश का कोर्ट का रूम देख रहे थे जिसमें कह रहा था कि जो ताजमहल भी दे दीजिए, लाल किला भी ले जाए, तब उसको कैसे कीजिएगा ट्रांसफर? आपके पास ना कोई कागज है ना कुछ है, तो कैसे ट्रांसफर करेंगे जब बताइए। ठीक है, मेरे घर में आप आ गए तो मेरे घर को कैसे लीजिएगा आप? कैसे कहिएगा कि आपका घर है? अंबानी के घर पर तो दावा कर ही दिया है। कहा कि अंबानी का घर भी जो है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। तब ये तो यही सब चलता रहेगा, आप क्या कीजिएगा। तो आज की बातचीत बस इतनी। हम लोग उम्मीद करें कि भारत के खाते में अभी 2 पदक निश्चित रूप से आने चाहिए। खासकर नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन पर आज सबकी निगाह रहेगी। देश की उम्मीद। बिल्कुल बिल्कुल। और भारतीय समय के अनुसार वो आधी रात के बाद अपना भाला फेंकेंगे और हम तमाम लोग उनके अचूक निशाने पर गौर करेंगे और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि उनका भाला सही निशाने पर लगेगा। तो आज की बातचीत बस इतनी। कल फिर हम आपके बीच उपस्थित होंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।